हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पर्श एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेके फिर एक नई सीरीज़ लेके आए हैं। इससे पहले एक वीडियो डाला गया है 10 क्वेश्चन का। आज फिर हम नए 10 क्वेश्चन लेके आए हैं और ये बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये आपको हर कॉम्पिटिशन में हेल्प करने वाले हैं। तो आपको प्लीज़ ये बहुत ध्यान से देखना है, एक एक स्टेप इसका देखना है और उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो आप देखिए और मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है संख्या 43,219 में 2 का जाति मान क्या होगा। 43, आप संख्याओं को ध्यान से देखिएगा जरूर, क्योंकि ये संख्या, इसका एक भी चीज़, कोई भी स्टेप मेरा आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक एक स्टेप आप जब फॉलो करेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो संख्या हमारी जो हमने आपके सामने लिख दी है, इसमें 2 का जाति मान बताना है। 2 कहाँ पर है, यहाँ पर रखा हुआ है। आपको पहले ये इससे पहले बहुत सारे वीडियो में ये सब बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको बताती हूँ कि जाति मान हम कभी भी किसी संख्या का निकालते हैं तो सेम ही रहता है। अंकित मान, जाति मान ये सेम रहता है, कभी भी किसी संख्या का जाति मान चेंज नहीं होता है। अगर हम 9 का निकालेंगे तो सेम रहेगा, 1 का निकालेंगे तो सेम रहेगा, किसी भी संख्या का। तो यहाँ 2 का निकालना है तो 2 का जाति मान 2 ही रहेगा। लेकिन स्थानीय मान की बात आती है तो आपको बताया जा चुका है कि स्थानीय मान का मतलब होता है उस स्थान की वैल्यू, उस स्थान का मान जिस स्थान पर वो रखा हुआ है। अगर इसका स्थानीय मान पूछा गया होता तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़े के स्थान पर रखा है तो यहाँ पे 100 से हम इसका गुणा करते, लेकिन ऐसा कहा नहीं गया है। तो जाति मान सिर्फ आंसर हमारा आ जाएगा 2। और बस ये क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना। अगर इसमें एक किसी भी संख्या का पूछते तो उसका सेम वैसे ही उतार देते हैं और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन में आपको 2 दिया हुआ है। ठीक है, यही इसका आंसर है। चलिए अब हम आगे दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इससे पहले वाले वीडियो में ये सब चीज़ें क्लियर कराई, सेम क्वेश्चन वैसे ही मैंने फिर से डाले ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 12 के बराबर नहीं है। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो कुछ भी चीज़ अगर गड़बड़, जैसे यहाँ पर नहीं दिया है, अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो आप क्या करोगे, अगर पहले ऑप्शन को देखोगे उसमें 12 निकल आया तो आप उसको टिक कर दोगे। बट ऐसा नहीं है, इसमें नहीं दिया है, इसलिए हमें वो चीज़ जरूर ध्यान रखनी है। अब हमें पहले इसके सारे ऑप्शन को देखना पड़ेगा, क्या वो 12 के बराबर है या नहीं। अगर कोई भी ऑप्शन 12 के बराबर नहीं निकलेगा तो वही उसका आंसर होगा। बट इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा आंसर ऐसा है जिसमें 12 के बराबर नहीं दिया है। तो पहला ऑप्शन है 9 धन 8 ब्रैकेट ऋण 8 ऋण 3। ठीक है, तो पहला ये ऑप्शन है। अगर हम इसको चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट, दोनों में ब्रैकेट ही दिया है तो हम ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे पहले, चाहे ये ब्रैकेट सॉल्व करिए चाहिए, लेकिन हमारे पास पहला ब्रैकेट यही रखा है तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 9 और 8 अगर हम जोड़ेंगे तो निकलेगा 17। ठीक है, फिर ऋण का चिन्ह, ये सॉल्व करने के बाद वैसे ही रख देंगे, फिर हम ऋण का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए जोड़ता, यहाँ पे क्या है घटाना, हम इसको घटा देंगे। 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5। तो अब अगर हम देखें तो ये चीज़ें तो सॉल्व हो गई, लेकिन अब हमारे पास अभी एक चिन्ह बाकी है। उस चिन्ह को सॉल्व करेंगे तो 17 में से 5 को माइनस करना है, तो 17 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, तो जब आप देख रहे हो हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या 12 नहीं है, तो 12 इसमें आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल। ऐसे ही हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, जब तक 12 आएगा वो ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है 4 + 3 ब्रैकेट +2 + 3 ब्रैकेट। तो आप देख सकते हो ये हमारा दूसरा ऑप्शन है। इस ऑप्शन को भी हम सॉल्व करके देखेंगे। तो अगर हम यहाँ ध्यान दें तो 4 में अगर 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7,
फिर हम प्लस का मार्क लगा हुआ है वो लगा देंगे, उसके बाद हम 2 + 3 को भी ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, तो अब हमने देखा अभी हमारे पास एक चिन्ह बाकी है तो उसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। 7 और 5 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 12, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि हमें 12 नहीं चाहिए। 12 जब तक आएगा वो ऑप्शन नहीं होगा। आगे चलते हैं, तीसरा ऑप्शन जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि समय का भी विशेष ध्यान रखना है। 7 में 3 को जोड़ना है, फिर धन का चिन्ह है, फिर 6 में 4 माइनस करना है। अब इसको भी देखते हैं। 7 में अगर हम 3 को क्या करना है, जोड़ना है, तो यहाँ आ जाएगा 10। फिर उसके बाद 6 में 4 को घटा देना है तो यहाँ आ जाएगा 2। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से 12 आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन था, ये भी ऑप्शन गलत है। तो मानी बात है 3 ऑप्शन गलत निकले हैं तो चौथा ही ऑप्शन सही होगा क्योंकि हमें 12 नहीं चाहिए। तो अब हम देखते हैं क्या चौथे ऑप्शन में 12 नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर वही सही होगा। तो चौथा ऑप्शन कहता है, देखिए मैं इसको बहुत जल्दी कर सकती हूँ लेकिन मुझे एक एक स्टेप आपको बताना है, इसलिए हम धीरे धीरे हर चीज़ को बताते चल रहे हैं। तो 7 ऋण 3 प्लस 8 माइनस 1। दोस्तों आप ये मत सोचेगा मैं बीच में इंग्लिश और हिंदी का यूज़ करें, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों लैंग्वेज से आप तो दोनों लैंग्वेज जानते हैं तो आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कोई भी ऐसा हो कि हाँ नहीं जानता हूँ, तो ठीक है, इसलिए मैं बीच में हिंदी भी बोलती हूँ और इंग्लिश भी बोलती हूँ। तो चलिए अभी हम इस ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 7 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ पे 8 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 और 4 को जोड़ने पर आता है 11, जो कि हमको 12 चाहिए था, तो 12 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यही हमारा आंसर। वैसे तो देखा जाए हमें 12 चाहिए नहीं है तो इसलिए आंसर सही है, लेकिन अगर 12 चाहिए होता तो ये आंसर गलत होता। ठीक है, कि हाँ हमें 12 नहीं मिला, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर सही है। ठीक है, तो ये आपने देखा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आई थिंक आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक, आप एक बार फिर से ध्यान से इसको बार बार रिवाइंड कर करके देखते रहिएगा, आपको एक स्टेप इसमें समझ में आना चाहिए। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न न्यूनतम है। इस भिन्न को अगर ध्यान दें, थर्ड क्वेश्चन, तो पहले इसमें क्या करना है, सारी भिन्नों को हमें शॉर्ट फॉर्म में करना है, उसके बाद देखना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है 13/21, दूसरा ऑप्शन है 16/21 और तीसरा ऑप्शन है 11/21 और चौथा ऑप्शन है 19/21। आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसको काट के दशमलव में निकाल लें या फिर आप सबके आगे 1-1 0 रख लें, मैंने बताया हुआ है। अब इसको आप अगर काटेंगे तो आप आराम से बता सकते हैं। तो 21 की टेबल आप कितनी बार पढ़ें कि 130 से ज़्यादा ना जाए, तो हमें देखना है। तो ये है देखिए 130 और ये है 21, तो 21 तो हमें 21 की टेबल अगर नहीं आती है तो हम 20 की पढ़ सकते हैं। 20 की अगर हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा हाँ 6 बार जाएगा, नहीं 6 बार जाएगा, 6 तो 126, तो 126 6 बार जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 और इसको अगर काटेंगे तो कितनी बार, यहाँ पर हम 5 बार ले जाएंगे, तो 140 नहीं सॉरी 7 बार ले जाएंगे। यहाँ पे 7 बार अगर ले जाएंगे तो ये चला जाएगा, मतलब 7 बार जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। यहाँ पे 5 बार ले जाएंगे और यहाँ पर कम से कम 9 बार। तो आप देख सकते हो इसमें सबसे छोटी भिन्न, अगर ध्यान दें आप ये करके देख सकते हो, आप काट के देखिएगा, आपको 21 की टेबल आनी चाहिए, नहीं तो आप 20 की। तो 20 के हिसाब से मैंने काट के दिखाया है। तो यहाँ पे 6 बार जा रहा है, यहाँ पे 7, हम ज़्यादा नहीं ले जाएंगे क्योंकि दशमलव तक ले जाने की क्या ज़रूरत है जब हमें क्लियर मिल गया है।
पूरी पूरी पूर्ण संख्याएं मिली जा रही हैं, तो अब हम देख सकते हैं कि सबसे छोटा, अब ये हमें जो पूर्ण संख्याएं मिली हैं इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जिसमें सबसे छोटी संख्या आ रही होगी, सॉरी छोटा अंक, इसमें सबसे छोटा अंक जो होगा वही छोटी भिन्न होगी। तो सबसे छोटा भिन्न अगर इसमें देखें तो ये है, तो 11/21 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है, 11/21। ठीक है, तो ये छोटी भिन्न है, यही हमारा आंसर है। चलिए, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, 540 के अभाज्य गुणनखंड हैं, 540 के अभाज्य गुणनखंड हैं। जब देखिए गुणनखंड की बात करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे किस, आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि गुणनखंड की बात कर रहा है या फिर अभाज्य गुणनखंड की। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही डिवाइड करते चलते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये पहले 2 से डिवाइड करेंगे, पहली भाज्य संख्या है 2, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 270। उसके बाद फिर अभी हम देखो 0 लास्ट में है। आपको डिविजिबिलिटी का भी नियम आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। अगर आपको 2 से कटने का नियम, ठीक है, 2 से कटने का नियम पता है तो आप आराम से इसको काटते चले जाओगे। 2 से कटने का नियम कहता है कि अंत में अगर 0 है तो वो संख्या 2 से कटेगी। तो हम इसको फिर से 2 से काटेंगे, तो अब आ जाएगा 135। अब हम इसको 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट में 5 आ गया है। 2 से कटने का नियम कहता है 2, 4, 6 और 8, और अगर 0 ये सारी संख्याएं अगर होंगी तो वो संख्या 2 से अवश्य कटेगी। पर अब हमें मिल गया है 5, तो हम इसको अब 3 से काटेंगे। ये 3 से, क्योंकि अगली अभाज्य संख्या 3 है, तो हम इसको जब 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 45 बार। ठीक है, अभी फिर हम 3 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है और ये 3 से कट रहा है। और 3 से कटने का नियम कहता है कि अंकों का योग आप जरूर देखें। तो हमने यहाँ पे भी अंकों का योग देखा, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे 4 और 5 9 आ रहा था, और यहाँ पर 4 और 5 यहाँ पे भी सेम ही आ रहा है। तो हम ये 3 से कट रहा है, इसलिए हम इसको काटते चलेंगे। तो यहाँ पे काटेंगे तो आ जाएगा 15। फिर उसके बाद हम 3 से फिर काटेंगे क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 15। अब हम इसको 5 से काटेंगे। तो अगर आप ऑप्शन ध्यान दें तो इसमें ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन सी दिया है 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है सी। यहाँ पे आपसे गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछी गई है, यहाँ से सिर्फ ये पूछा गया। देखिए, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ऑप्शन भी जरूर ध्यान दें कि ऑप्शन में क्या दे रहा है। तो ऑप्शन हमारा जो बोल रहा है वही करें। अगर हम इन सब का गुणा करके दिखाएंगे तो यही संख्या आ जाएगी, इसलिए गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है, उससे आगे हमें बढ़ने की क्या जरूरत। तो यही है आंसर। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करते हैं। अभाज्य संख्याओं से ही हम गुणनखंड करते चलते हैं। देखिए 2 3 फिर उसके बाद 5, ऐसे ही आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, हमारा 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, 72 और 84 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है मासा। तो हम इन दोनों संख्याओं का मासा निकालेंगे। तो सबसे पहले मासा निकालने के लिए हम इन दोनों संख्याओं को यहाँ पे रख लेंगे और हम ये देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। क्योंकि हम भाग विधि द्वारा निकाल रहे हैं, तो हम पहले देखेंगे छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या है 72 और बड़ी संख्या है 84। तो हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो सबसे पहले भाग देने के लिए हम देखेंगे ये कितनी बार जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि 2 बार ले जा रहे हैं तो ज़्यादा है, इसलिए हम 1 बार ही ले जाएंगे। और 1 बार जब हमने इसका भाग दिया तो इसमें इन दोनों को हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 12। भाग देने का नियम तो आपको सब पता ही होगा है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि हमने पहले भाग दिया और फिर शेषफल ये आया। अब ये आया है शेषफल, शेषफल आया हमारा 12। तो जब शेषफल जो आता है, थोड़ा इसमें ध्यान देने की जरूरत है, ये मासा है।
तो जो शेषफल होता है उस शेषफल को हम भाजक से फिर से भाग देते हैं। तो यहाँ पे हम उतारेंगे 72, ठीक है, जो यहाँ पे रखी होती है संख्या जिससे हम भाग दे रहे होते हैं, भाजक मतलब होता है जिससे हम भाग दे रहे होते हैं, तो वो संख्या को फिर से हम यहाँ लिखते हैं। जब तक ये कटता नहीं है पूरा पूरा, तब तक हम भाग देते रहते हैं। तो अगर हम देखें तो 12 की टेबल में 72 आता है, कितनी बार में? 6 बार में। तो हम इसको काट देंगे। अब हमने देखा कि ये 12 से पूरा पूरा कट गया, तो अब आप सोच रहे हो कि इसका आंसर आएगा ये, पर ऐसा नहीं है, ये आंसर नहीं होता है, क्योंकि हम भाग वाले सवाल नहीं कर रहे हैं। इसका आंसर वो होता है जिससे पूरा पूरा भाग चला जाए, वो इसका आंसर होता है। मासा हमारा आया है 12, सॉरी, तो हमारा मासा आया है 12। अब हम इसको, आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, आ गई। हमारा अगला क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन। हम देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित व्यंजक को भिन्न रूप से में सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजक को भिन्न के रूप में सरल कीजिए। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक संख्या पूरी दी गई है जो हमें किस में बतानी है। हमें ऑप्शन जरूर ध्यान देना होता है कि ऑप्शन में क्या दिया है, यहाँ भिन्न के रूप में बतानी है। और हमारा क्वेश्चन हम यहाँ नोट करते हैं, पहले हम आप स्क्रीन पर देख सकते हो, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को यहाँ लिख के दिखा देते हैं कि हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। आप देखते चलिएगा एक एक स्टेप को कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद 11.96, ठीक, ये आप देखें तो एक तरह से ये सरलीकरण है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन का नियम होता है, देखिए यहाँ पे ज़्यादा बड़ा दिया नहीं है तो हम ज़्यादा बड़े पे जाते नहीं हैं। सिंप्लीफिकेशन अगर छोटे स्तर से देखा जाए तो सबसे पहले हम भाग सॉल्व करते हैं। इसमें जितने भी चिन्ह दिए होंगे उसमें सबसे पहले हम भाग सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा, उसके बाद धन, फिर उसके बाद ऋण। लेकिन यहाँ पर ना तो भाग दिया है ना तो गुणा दिया है, सिर्फ क्या दिया है, ये दो चिन्ह दिए हैं, ये दो चिन्ह दिए। इन दोनों चिन्ह में सबसे पहले हम धन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऋण को। अब आप सोच रहे होंगे धन को कैसे, आप अपना दिमाग लगा रहे होंगे कि धन तो ये है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान दें, ये संख्या माइनस में दे रखी है, ये जो संख्या है वो माइनस में दे रखी है और ये धन की है, इसलिए माइनस और प्लस कभी प्लस नहीं होता है। माइनस और प्लस हमेशा माइनस होता है। तो हमेशा प्लस प्लस की संख्या हमें जोड़नी है। तो यहाँ पे प्लस की संख्या ये है और प्लस की संख्या ये है। तो अब अगर इसको जोड़ेंगे, तो अगर आपको जोड़ना आता है जल्दी से तो आप इसको जोड़ सकते हो, लेकिन अगर नहीं आता है तो आप इसको इस तरह साइड में जोड़ सकते हैं। तो हमने ऐसे रख लिया और इसको जोड़ लिया। तो यहाँ पे हमने जोड़ा तो आया 3, फिर 8, फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2। हाँ सही। तो यहाँ पे हमारा आया था 25.83। तो अब हम इसको वैसे के वैसे फिर से उतार लेंगे, ठीक। अगर आप चाहो तो इन दोनों को भी जोड़ के इसमें घटा सकते हो, लेकिन जो बॉडमस का नियम है, सरलीकरण का जो नियम है वो यही है कि एक एक स्टेप चला जाता है। तो हम सबसे पहले इसमें इसको घटाएंगे। तो इसको जब हम घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16.19। आप घटाकर देख सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पे 13 में से 4 गया 9, फिर उसके बाद यहाँ पे 8, तो एक हासिल चली गई थी, 7 में से 6 गया 1, और ऐसे इसमें घटाएंगे। यहाँ बचा था 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। अब हम 15 को भी इससे घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.36। तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमें इसको किसमें, आप देख सकते हो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसको भिन्न में बदलना है। तो इसको भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ हम नीचे लिख लेते हैं 0.36। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा।
तो इसके नीचे हम 1 रखेंगे बटे के नीचे और इसका दशमलव उड़ा देंगे, 2 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि दशमलव जब हम हटाते हैं उसके बगल में जितनी अंक होते हैं उतने ही 0 नीचे बढ़ जाते हैं। अब हम इसको काट लेंगे आराम से, तो हम इसको 2 से काटेंगे, अगर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 18, और ये काटेंगे तो हो जाएगा 50। फिर अब भी हमने देखा ये कट रहा है तो हम इसको फिर काटेंगे तो ये हो जाएगा 9, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 बटे 25। ये हमारी ऐसी संख्या आ गई जो भिन्न के रूप में है। अगर देखा जाए तो आंसर ये भी है, पर हमें इसको भिन्न के रूप में बदलना था, तो हमारा रियल आंसर ये कहलाएगा। और ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हो ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप देख सकते हो उसको एक बार कि मैंने कैसे सॉल्व करा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है 2 धन 2 बटे 10 धन 2 बटे 100 धन 2 बटे 1000। ये सब ब्रैकेट में है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे ये पहले आप इसके ऑप्शन को देख सकते हो कि ऑप्शन क्या कह रहा है। तो ऑप्शन देखिए सब हमारे सामने दशमलव में, तो हमें दशमलव में इनको बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दो तो 2 को तो हम साइड में रख देंगे, क्योंकि 2 तो एक पूर्ण संख्या है ही, तो ये 2 रहेगा ही रहेगा, इसको कहीं छूने की जरूरत नहीं। किसी में भी अगर हम दशमलव संख्या में पूर्ण संख्या जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या तो आएगी, बाकी उसके बाद दशमलव में संख्याएं जुड़ती हैं। तो यहाँ पर हम इन सबको दशमलव में चेंज कर लेते हैं। तो अगर इसका 0 हटाएंगे तो 1 अंक पहले, इसके 0 हटाएंगे तो 2 अंक पहले, और इसके 0 हटाएंगे तो 3 अंक पहले दशमलव लग जाएगा। तो अब इन सबको ऐड करेंगे। अगर हम देखिए यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 वैसे ही आ गया पूर्ण संख्या के रूप में, फिर उसके बाद 1 अंक बाद तुरंत ही 2 लिख गया है जोड़ने पर। फिर आप देखिए कि 1 0 है, फिर उसके बाद 2 है, तो फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 0 है, फिर 2 है, तो यहाँ फिर 2 आ जाएगा। अगर आप जोड़ के देखेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, और इसका आंसर भी यही है। ठीक है, पूर्ण संख्या अपनी पूरी संख्या आ ही जाएगी, उसके बाद ये तीनों 2 उठा के रख दिए जाएंगे और हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ज़्यादा हमें डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इसको कैसे करना है कैसे नहीं, क्योंकि अगर आपको देखना है तो आप जोड़ के देख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक अब सबको समझ में आ गया होगा, तो हम इसको हटा देते हैं। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है 507 ग्राम को नहीं 5007 ग्राम को बराबर है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हमारा है 5007 को बराबर है किसके। तो हम पहले सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। तो ऑप्शन में देखा जाए तो 50 किलोग्राम, 5 किलोग्राम इस तरह से दिया हुआ है। तो इसका मतलब है इसको किलोग्राम में चेंज करना है। तो इसको किलोग्राम में, ये ग्राम में दिया हुआ है, और किलोग्राम में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो हम इसको 1000 से भाग देंगे। जब भी किलोग्राम को ग्राम में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, लेकिन हमें यहाँ उल्टा करना है, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, इसलिए हम इसका भाग देंगे। तो ये तीनों 0 कट जाएंगे, क्योंकि जब भी नीचे 10, 100, 1000 इस तरह से लिखा होता है तो हम नीचे के उतने 0 काट के उतने अंक पहले ऊपर दशमलव लगा देते हैं। तो 3 0 हमने काटे हैं, तो 3 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। अब हमारा ये क्या बन गया, 5 किलोग्राम और 7 ग्राम। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। अब ये कौन से ऑप्शन में दिया है, तो आप देखते हैं सी ऑप्शन हमारा सही है, इसलिए ये आंसर सही है। इसमें भी ज़्यादा हमें नहीं समझना था, क्योंकि बस 1000 से भाग देना था और उसके बाद हमारा आंसर हमारे सामने है। ठीक है, जिन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने वाला होगा तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी, पर इसको आप इससे और अलग तरीका कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इसको आप भाग ही देंगे और यही आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9वां क्वेश्चन है 25 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में परिवर्तित कीजिए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा।
25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में परिवर्तित करना है। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए सबसे पहले आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्या कह रहा है, मीटर प्रति सेकंड को किलो, यहाँ पे देखिए किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। लेकिन मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं हमें किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना है। ये हमने एक साइड में आपको बताया है, लेकिन आपको जो करना है वहाँ चलिए, तो 25 को बदलना है किस में, ये 25 अभी क्या है, मीटर प्रति सेकंड, और इसको हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम इसको बदल लेंगे, हमें क्या करना है, 18/5 से गुणा। तो 18/5 से जब हम गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये कटने वाली संख्या है तो हम इनको काट देंगे, यहाँ आ जाएगा 5। अब अगर हमें अब ऊपर हमें 5 मिल गया और 18, तो इन दोनों का हो जाएगा गुणा। तो 18 में 5 का जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 90। अब ये 90 क्या आया है, ये आपको ध्यान देना है। ये 90 आया है कि ये हमने यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में ये दिया हुआ था और इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदला है, तो किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा उत्तर है, जो कि किसमें दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन है सी में हमारा ऑप्शन मिल गया हमें, तो यही सही उत्तर है। चलिए अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम देखते हैं। तो हमारे 10वां क्वेश्चन कह रहा है 72.27 को 0.0012 से विभाजित करने पर सन्निकट मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन दोनों क्वेश्चन को एक उत्तर में बताना है। तो चलिए हम पहले इसकी सारी संख्याओं को उतार लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसे करना है। तो 72.27 को हमें भाग देना है किससे, 0.0012 से। ठीक है, तो अब हमारी संख्या सही है, ठीक है। अगर हम इन संख्याओं को देखें तो इस तरह से भाग देने में थोड़ा लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको इस तरह से भाग देना नहीं आता है तो आप इसको इस तरह एक शॉर्ट तरीके से आप इसको कर सकते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वह संख्या वही आ जाती है, इसलिए हम यहाँ पे 1 से करने वाले हैं गुणा। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, उसको अभी आप देखते चलिए, आपको पता चल जाएगा हमने ऐसा क्यों किया। देखिए जब हम यहाँ का अगर दशमलव उड़ाएंगे तो हमारे दशमलव के बाद जितने अंक होंगे तो हम क्या करते हैं, उतने ही 0 नीचे वाले एक में बढ़ा लेंगे। फिर हम नीचे वाले दशमलव को उड़ाएंगे तो यहाँ पे 4 अंक हैं, उतने ही हम 0 ऊपर वाले एक में बढ़ा लेंगे। अब अगर हम इनको देखें तो ये कट जा रहा है, तो हमारा 72 अब हमारी ये संख्या हो गई है 7227 और नीचे आ गया है 12, क्योंकि दशमलव के पहले और बाद में 0 कितने भी हों उससे कोई मतलब नहीं होता। हमने दशमलव हटा भी दिया है तो इन 0 की कोई वैल्यू नहीं। 12 के अगर बाद होता तो वैल्यू होती, लेकिन 12 के पहले इसलिए कोई वैल्यू नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, गुणित 100/1। अब हम इसको गुणा कर लेंगे, इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने इसको एक सरल फॉर्म में लेके आ गए। देखिए यहाँ से आपको इसको बदलना कठिन हो रहा था, इसलिए हम अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर आ चुके हैं। तो अब हम इसको भाग देंगे, अगर हम इसको भाग देंगे तो 12 × 72, उसके बाद 0 उतारेंगे, फिर 2 बार जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 2 0 भी हैं, उसके बाद यहाँ पे फिर 2 बार जाएगा और फिर उसके बाद में 5 बार। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन अभी आंसर सन्निकट मान में बताना है। तो सन्निकट मान में बताने के लिए इन्होंने क्वेश्चन में कोई एक पॉइंट नहीं इंडिकेट किया है कि कितने तक बताना है, 1000, 10,000 या लाख, कितने तक। तो ऐसा जब नहीं कहा गया है तो हम पहली संख्या से ही सन्निकट मान देख लेते हैं। तो पहली संख्या के बगल में हम देखेंगे, हमारी पहली संख्या क्या है, 6, और 6 के बगल में क्या है, 0। अगर हम 0, अगर यहाँ पे कोई 5 या 5 से बड़ी कोई संख्या होती, 5 या 5 से बड़ी संख्या होती है तो क्या हो जाता है, +1 हो जाता है बगल वाली संख्या में। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, 5 से छोटी संख्या होती है, 5 से छोटी संख्या होती है तो क्या होता है, वहाँ पे 0 हो जाता है और उसमें कुछ ऐड नहीं होता है, इसमें 0 हो जाएगा और कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो हम क्या
ये 0 तो है ही, इसको 0 बनाने की ज़रूरत नहीं, तो हम क्या करेंगे 6 को वैसे ही लिख देंगे, कुछ भी ऐड नहीं होगा क्योंकि बगल में 0 है। अगर यहाँ पे 5 या 5 से अधिक होता तो एक ऐड होता 6 में, लेकिन ऐसा है नहीं, तो हम 0 को 0, फिर बाकी संख्याएं भी 0 हो जाती हैं। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं थी 3, तो हमने उतने सबको 0 कर लिया। अब अगर हम ध्यान दें तो ये हमारी क्या संख्या निकल के आई है 60,000। तो 60,000 हमारा आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में। तो हमारा आंसर यही है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और जिस तरह से मैंने एक एक स्टेप आपको ये सारे क्वेश्चंस बताए हैं उसी हिसाब से आपको ये करने हैं। ठीक है, और प्लीज़ प्रैक्टिस जरूर करिए इन क्वेश्चंस की, बार बार प्रैक्टिस करिए, तो आपको ये और अच्छे से क्योंकि हमारे ये बेसिक क्वेश्चंस हैं और आपको आने वाली सभी परीक्षाओं में ये हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जाने से पहले एक बार हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हम बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय।